हेलो एवरीवन, तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम पढ़ रहे थे विटामिन्स और हमारा बैलेंस डाइट टॉपिक अभी भी कुछ बाकी है। तो प्रीवियस क्लास में हमने जो पढ़ा उसका हम क्विकली उसको रिकेप कर लेते हैं। विटामिन ए के बारे में हमने देखा कि ये है प्रति संक्रमणकारी विटामिन, क्योंकि ये नोज और जो माउथ है उसमें म्यूकस लेयर है उसको ये हेल्दी रखने में हेल्प करता है, इसीलिए और इसके सोर्स क्या है? इसके सोर्स है एग और मिल्क, और इसके अलावा जो कलरफुल वेजिटेबल्स जो होते हैं, कलरफुल फ्रूट्स जो होते हैं वो इसके एग्जाम्पल है। और फिश में ये मैक्सिमम पाया जाता है और ग्रीन वेजिटेबल्स में भी ये पाया जाता है। इसके बाद हमने देखा विटामिन डी जो है कैल्सीफेरोल, और कैल्सीफेरोल क्या करता है? ये हमारी इंटेस्टाइन से जो विटामिन डी है वो कैल्शियम के अवशोषण में हेल्प करता है। और कैल्शियम क्या काम आता है? ये हमारी बोन को मजबूत रखने में काम आता है, और इसकी कमी से क्या हो जाते हैं? दो रोग हो जाते हैं, ऑस्टियोमेलेशिया और रिकेट्स। ऑस्टियोमेलेशिया होता है वयस्क में और रिकेट्स होता है चिल्ड्रंस में। ऑस्टियोमेलेशिया में क्या होता है? इसमें जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो पेन करती है, और हिप पेन करते हैं, और लेग्स इसमें पेन करते हैं। और रिकेट्स में क्या होता है? जो पैर की हड्डियां हैं वो मुड़ जाती है, क्योंकि ये बोन को स्ट्रॉन्ग रखता है। इसीलिए अगर विटामिन डी की कमी हो गई तो हमारी बोन वीक हो जाएगी, फ्रैक्चर इजीली हो जाएगी, और बोन कैसी हो जाएगी? सॉफ्ट। इसके बाद हमने देखा जो विटामिन डी है वो सनलाइट की प्रेजेंस में कोलेस्टेरॉल की मदद से बनता है, और हमारी स्किन में बनता है। कोलेस्टेरॉल की सनलाइट की उपस्थिति में विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इसको हार्मोनल विटामिन कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी स्किन में ही बन रहा है। और ये क्या करता है? कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में ये हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट इसके सोर्स हमने देखे थे, इसके सोर्स थे एग, मिल्क एंड फिश ऑयल। फिश ऑयल में ये मैक्सिमम पाया जाता है, इसके अलावा ये मीट में भी पाया जाता है। विटामिन ई था टोकोफेरोल, और टोकोफेरोल जो है वो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी युक्त, और इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। और क्या करता है? ये स्पर्म और एग जो है उनकी क्वालिटी को इन्हांस करता है, इसीलिए इसे जनन विटामिन कहा जाता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो बांझपन आ सकता है, स्टेरिलिटी या इनफर्टिलिटी उसे कहा जाता है। इसीलिए इस विटामिन का एक और नाम है, क्योंकि ये इनको रोकता है, एंटी स्टेरिलिटी या एंटी इनफर्टिलिटी विटामिन। नेक्स्ट हमने इसके सोर्स देखे थे, एग और मिल्क है ही सही सब में। इसके अलावा फिश ऑयल में मैक्सिमम है, बादाम में पाया जाता है, सनफ्लावर के सीड में ये पाया जाता है। इसके बाद हमने देखा विटामिन के जिसका नाम है फिलोक्विनोन, और ये क्या करता है? ये हमारे आंतरिक और बाह्य जो रक्तस्राव होता है उसमें रक्त का थक्का बनाने में ये मदद करता है। और इसके सोर्स क्या है? इंटेस्टाइन में ई कोलाई की मदद से बनता है विटामिन के और विटामिन बी 12। इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स से ये बनता है। फिर हमने देखा विटामिन सी। विटामिन सी में क्या है? कोलेजन प्रोटीन ये बनाने में मदद करता है, और कोलेजन प्रोटीन स्किन में, बोन में और मसूड़ों में पाई जाती है। और अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमारे घाव जल्दी जल्दी नहीं भरते हैं, क्योंकि ये घाव को जल्दी जल्दी ठीक करता है, क्योंकि कोलेजन प्रोटीन बनाने में मदद करता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? हीलिंग विटामिन। और कमी से क्या? घाव जल्दी जल्दी नहीं भरेंगे, मसूड़ों में ब्लड आएगा, मसूड़े फूल जाएंगे, और जो बोन है वो वीक हो जाएगी। तो इसको क्या नाम दिया? स्कर्वी रोग। और इसी का एक और नाम था नाविक रोग या सेलर्स डिजीज। और इसके सोर्स क्या थे? सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फल, जैसे कि आंवला, संतरा, नारंगी, हरी मिर्ची, और सब्जियों की बाह्य परत में भी ये पाया जाता था। नेक्स्ट हमने क्या देखा था? विटामिन बी। विटामिन बी, क्योंकि ये बहुत सारे विटामिन का मिक्सचर है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसको कहा जाता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं विटामिन बी 1 थायमीन। इन सबको हमें अलग अलग देखना है जो इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं विटामिन बी 1। बी 1 का नाम था थायमीन। अब ये जो विटामिन बी 1 है वो क्या करता है? इसकी कमी से, क्योंकि ये विटामिन बी करता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, उसको इन्हांस, उसके कार्य अच्छी तरीके से हो सके उसका करने का काम कौन करता है? विटामिन बी 1। किसको? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। किसको सही तरीके से काम करने के लिए मदद करता है? कार्डियो
वेस्कुलर सिस्टम और कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये अच्छी तरीके से कार्य करने में मदद करता है। अब कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम क्या होता है, हमने जो पढ़ा था हार्ट, हार्ट जो है वो आता है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में, हार्ट। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, हमारा ब्रेन उसमें आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन आ जाता है। अगर क्या होगा, अगर विटामिन बी1 की, थायमिन की कमी हो जाएगी तो हमारा जो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है और हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। अगर हार्ट हमारा अच्छे से काम नहीं कर पाएगा तो हार्ट से रिलेटेड डिजीज कौन कौन सी हमने देखी थी, वो यहाँ पर हो जाएगी, एंजाइना यहाँ पर हो जाएगा, बीपी यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो हार्ट रिलेटेड डिजीज अगर क्या है, विटामिन बी1 की यहाँ पर कमी है, यहाँ पर भी क्या है, विटामिन बी1 की कमी है, थायमिन की कमी है, तो यहाँ पर हार्ट से क्या होगा, यहाँ पर हार्ट रिलेटेड डिजीज हो जाएगी। जैसे कि बीपी, एंजाइना, बीपी एंजाइना यहाँ पर हो जाएंगे। ये हमने पढ़े हैं, एंजाइना मींस चेस्ट पेन। तो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा, हार्ट रिलेटेड डिजीज यहाँ पर हो जाएगी, और वो कौन सी है, वो है बीपी और एंजाइना। ओवरऑल यहाँ पर हार्ट की जो हेल्थ है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, हार्ट पर इफेक्ट पड़ेगा अगर बी1 यहाँ पर कम हो जाता है। और अगर इस जगह सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर ये कम हो जाता है तो हमारी कंसंट्रेशन पावर, हमारी मेमोरी पावर, हमारी इंटेलिजेंसी, इन सब पर इफेक्ट पड़ेगा। किस पर पड़ेगा, हमारी कंसंट्रेशन पावर, इसके अलावा हमारी इंटेलिजेंसी, इसके अलावा हमारी मेमोरी पावर, मेमोरी पावर, इन पर इफेक्ट पड़ेगा। और ये जो इफेक्ट पड़ रहा है, अगेन हम इसको एक और नाम दे देते हैं, और उसका नाम हम क्या दे देते हैं, उसका नाम है यहाँ पर बेरी बेरी रोग। क्या नाम है, बेरी बेरी रोग। ये किसकी कमी से हो रहा है, ये हो रहा है हमारा विटामिन बी1 की कमी से, थायमीन की कमी से बेरी बेरी रोग हमें हो रहा है। इसके अलावा अगर हम अल्कोहल का सेवन करते हैं, किसका सेवन करते हैं, अल्कोहल का, तो भी क्या होगा, विटामिन इसकी कमी हो जाएगी और ये अगेन बेरी बेरी रोग वाले लक्षण हमें प्रकट हो जाएंगे। अब इसके जो सोर्स है विटामिन बी1 के वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे किस पर इफेक्ट कर रहा है, ब्रेन पर। तो इसके सोर्स में क्या आएगा, इसके सोर्स में आएगा हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम, ये सब। और ड्राई फ्रूट्स के अलावा हमारी जो ग्राउंड नट है, मूंगफली जो है, वो इसके सोर्स में आ जाती है। तो ड्राई फ्रूट और ग्राउंड नट, और इसके अलावा दो सोर्स तो आपको याद ही हैं, एग और मिल्क। तो ये हमने देख लिया विटामिन बी1। विटामिन बी1 किस पर इफेक्ट करता है और इसकी कमी से क्या होता है वो हमने देख लिया। विटामिन बी2 हम देख लेते हैं। विटामिन बी2 है हमारा राइबोफ्लेविन। क्या है विटामिन बी2, राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से, विटामिन बी2 की जब कमी हो जाती है तब क्या होता है, इसकी कमी से हमारे होठ, जीभ और जो मुंह है उसमें होठ, जीभ और मुंह क्या होता है, इसकी कमी अगर हो जाती है तो हमारे होठ, जीभ और मुंह ये फट जाते हैं।
अगर विटामिन B2 की कमी हो जाती है, राइबोफ्लेविन की अगर कमी हो जाती है, तो हमारे होंठ, जीभ और मुंह फट जाएंगे। और इसको हम अगेन एक और नाम देंगे और उसका नाम है चिलोसिस या किलोसिस। चिलोसिस या किलोसिस इसका हमने नाम दे दिया है। B2 हमने देख लिया। अब हम देखेंगे विटामिन B3। विटामिन B3 है नियासिन। नियासिन का एक और नाम है निकोटिनिक एसिड। निकोटिनिक एसिड। अब ये जो नियासिन है B3 है, इसकी कमी हो जाए हमारी बॉडी में तो क्या होगा, वो भी हम देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? अगर हमारी बॉडी में विटामिन B3 की कमी हो जाती है, ये हमने यहाँ पर लिया विटामिन B3 और इसकी हमने कर दी यहाँ पर कमी, और इसकी कमी अगर हो जाती है तो हमें अगेन एक और डिजीज हो जाती है, और उस डिजीज का नाम क्या है? उस डिजीज का नाम है 4D डिजीज। 4D डिजीज। ये 2D 3D वाला 4D नहीं है, यहाँ पर 4D का मीन कुछ अलग है, और यहाँ पर 4D का मीन क्या है? फर्स्ट डी का मीन है यहाँ पर डिमेंशिया। डिमेंशिया। डिमेंशिया में क्या होता है? डिमेंशिया में हमारी जो याददाश्त है उस पर असर पड़ता है, हमारी जो मेमोरी पावर है, जो हमारी थिंकिंग एबिलिटीज है, उन पर इफेक्ट पड़ता है। किस पर? मेमोरी पावर और थिंकिंग एबिलिटीज। थिंकिंग एबिलिटीज, मेमोरी पावर और थिंकिंग एबिलिटीज पर इफेक्ट पड़ता है। किसमें? डिमेंशिया में, हमारी याददाश्त में। एक डी हो गया हमारा डिमेंशिया। सेकंड डी हमारा क्या है? सेकंड डी है हमारा डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस। जहां पर भी ये डर्म नाम का, डर्मा कुछ ऐसा भी वर्ड आ जाए तो वो किससे रिलेटेड होता है? वो होता है हमारा स्किन से रिलेटेड। हमारा स्किन से रिलेटेड होता है डर्मेटाइटिस। अब इसमें क्या होता है? इसमें होता है हमारी जो स्किन है उसमें ईचिंग की प्रॉब्लम होती है। स्किन में ईचिंग होती है। इसके अलावा स्किन में क्या होगा? इसके अलावा स्किन में होगा रेडनेस हो जाती है। इसके अलावा स्किन में क्या होगा? स्किन में सूजन हो सकती है। तो ये सारे लक्षण किसमें होंगे? डर्मेटाइटिस में। हमारे 2D कंप्लीट हो चुके हैं, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस। थर्ड जो डी है वो क्या है? वो है हमारा डायरिया। डायरिया आपको पता ही है, जो हमारी इंटेस्टाइन है उसमें पेरास्टेलिसिस मूवमेंट जो थे, अगर वो फास्ट होते हैं तो हमें क्या हो जाते हैं? दस्त हमें हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है। और 4D का मतलब क्या है? यहाँ पर 4D है डेथ। 4D क्या है? डेथ। ये सारे जो लक्षण है वो विटामिन B3 की कमी से होते हैं। और विटामिन B3 का नाम क्या था? इसका नाम था नियासिन। और ये सारे लक्षण है 4D डिजीज इसको कहा जाता है। इसी का एक और नाम है, और इसी का एक और नाम क्या है? पेलाग्रा डिजीज। इसी का एक और नाम क्या है? पेलाग्रा रोग। तो ये है विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग। विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग। अब हमको क्या देखना है? विटामिन B3 के बाद कौन सा है? विटामिन B3 के बाद है विटामिन B4 पोलाइन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी अगर कमी हो जाती है तो उसकी वजह से हमारे लीवर पर इम्पैक्ट पड़ता है, तो हमें हो जाता है फैटी लीवर डिजीज। फैटी लीवर डिजीज इससे हो जाता है। 5 है हमारा पेंटाथीनिक एसिड। अब ये जो पेंटाथीनिक एसिड है इससे क्या होता है?
इसकी अगर कमी हो जाती है तो कौन सा होगा? ये सारे रोगों के नाम आपको याद करने हैं। बर्निंग फिट, बर्निंग फिट सिंड्रोम, बर्निंग फिट सिंड्रोम पेंटाथिनिक जो एसिड है B5 है उसकी कमी से होता है। B6 कौन सा, B6 कौन सा है? B6 है हमारा पायरिडोक्सिन, B6 है पायरिडोक्सिन। क्या होता है हमारा? B6, B9 और B12 ये किस में काम करते हैं? ये ब्लड से रिलेटेड काम करते हैं। B6, B9 और B12 क्या करते हैं? ये ब्लड के फॉर्मेशन में भूमिका निभाते हैं, ब्लड के फॉर्मेशन में भूमिका निभाते हैं। और अगर इनकी कमी हो जाती है B6, B9 और B12 की, तो उससे क्या हो सकता है? फिर उससे हो सकता है एनीमिया। एनीमिया को हिंदी में क्या कहा जाता है? रक्ताल्पता। क्या कहा जाता है? रक्ताल्पता। नेक्स्ट विटामिन कौन सा है? नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B7। और विटामिन B7 का एक और नाम क्या है? विटामिन H। और इसको कहा जाता है बायोटिन। और ये हमारा है हेयर के लिए इंपॉर्टेंट। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? हेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट। ये क्या करता है? हेयर्स को ये स्ट्रॉन्ग करता है और उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है। क्या करता है? एक तो ये हेयर को स्ट्रॉन्ग करता है और उनकी ग्रोथ में हेल्प करेगा। कौन सा? विटामिन B7 या बायोटीन। ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे विटामिन B9। विटामिन B9 या B12 या दोनों, विटामिन B9 या B12 या दोनों, अगर इनकी हो जाती है कमी, यहाँ पर हम इनको डिफरेंशिएट कर देते हैं, नहीं तो ये सारे मिक्स हो जाएंगे। ये है हमारा इसका और ये है हमारा इसका। और ठीक, तो हमने क्या देखा? विटामिन B9 में हम क्या देख रहे हैं? B9 या B12 दोनों की ही कमी हो जाती है या दोनों में से किसी एक की कमी हो जाती है, तो क्या होता है? ये किसमें भूमिका निभा रहे हैं? देखो, ब्लड के फॉर्मेशन में भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ हमने लिखा B9, B12 ब्लड फॉर्मेशन में भूमिका निभा रहे हैं। अब ब्लड फॉर्मेशन में भूमिका मीन्स आरबीसी के निर्माण में ये काम कर रहे होंगे। अब जो आरबीसी बनती है हमारी बॉडी में, तो वो विभिन्न जो स्टेप है उनसे होकर बनती होगी। सबसे पहले कुछ अलग तरह की कोशिका होती होगी और उससे हमारी आरबीसी बनती होगी। तो हमारी जो आरबीसी है वो किससे बनती है? पहले क्या होता है? मेगा ब्लास्ट सेल होती है, मेगा ब्लास्टिक सेल होती है और उससे हमारी आरबीसी बनती है, उससे हमारी आरबीसी बनती है। लेकिन क्या होता है, अगर इनकी कमी है यहाँ पर, तो ये मेगाब्लास्ट सेल से आरबीसी नहीं बनेगी। मेगाब्लास्ट सेल ही रह जाएगी और इससे जो है वो आरबीसी नहीं बनेगी। और इसीलिए क्योंकि मेगाब्लास्ट सेल हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाती है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? इसीलिए इसको कहेंगे मेगाब्लास्टिक एनीमिया, मेगा ब्लास्टिक एनीमिया इसको कहा जाएगा। विटामिन B9 या B12 की कमी से कौन सा हो जाएगा? मेगा ब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। और विटामिन B12 या साइनोकोबालेमिन, इसमें मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ। जो विटामिन B12 है उसको हमने क्या कहा है? उसको हमने कहा है साइनोकोबालेमिन। मीन्स क्या होता है इसमें? कोबालेमिन मीन्स इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट, CO मीन्स कोबाल्ट इसमें पाया जाता है।
विटामिन B12 की कमी से भी, क्योंकि यहाँ ये भी ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, अगर इसकी भी कमी हो जाती है तो मेगाब्लास्टिक एनीमिया से रिलेटेड ही आप देख लीजिए, इसी का एक और नाम समझ के देख लीजिए, होता है पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया। तो ये जो है वो है विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग, मेगाब्लास्टिक एनीमिया, और नेक्स्ट है पर्नीशियस एनीमिया। और ये विटामिन B9 और B12 जो है वो क्या करते हैं, विटामिन B9 प्लस विटामिन B12 जब हमारे चाइल्ड का डेवलपमेंट हो रहा होता है, भ्रूणावस्था में जब हमारा चाइल्ड होता है और उसका भ्रूण में डेवलपमेंट हो रहा होता है, एम्ब्रियोनिक उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, तब उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसमें हेल्प करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दिख रहा है ये आपको, हाँ दिख रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। B9 और B12 सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट में मदद करता है। और अगर B9 और B12 नहीं होंगे तो जो चाइल्ड है उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ये हमने देख लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, हमने फिश ऑयल बहुत बार देखा है फिश के बारे में कि ये सभी में पाया जाता है। तो ये जो फिश है, क्या देखा हमने, फिश में विटामिन पाए जाते हैं। तो जो ये फिश है उसमें विटामिन कौन कौन से सबसे ज्यादा पाए जाते हैं उसको हम देख लेते हैं। फिश ऑयल डी, कौन कौन से इसमें सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, आप इसको याद कर लीजिए DAP से। DAP क्या होता है, डाई अमोनियम फास्फेट, जो कि एक उर्वरक होता है। लेकिन यहाँ पर हमको थोड़ा सा चेंज करना होगा इसमें, यहाँ पर ये DAP नहीं होगा, यहाँ पर ये होगा DA और E। क्या होगा, DA और E। फर्स्ट नंबर पर डी में, सेकंड नंबर पर ए में, थर्ड नंबर पर ई में, इनमें ये सबसे ज्यादा पाया जाता है विटामिन फिश ऑयल। तो ये हमने देख लिए विटामिन सारे। अब हमारा विटामिन टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब विटामिन के बाद हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है मिनरल्स। अब जो ये मिनरल्स है उनको भी देख लेते हैं हम। ये मिनरल्स मैंने पहले ही लिख दिए क्योंकि इनमें बस याद हमको करना है, फैक्चुअल चीजें हैं। तो मिनरल्स खनिज लवण, हमारे ह्यूमन बॉडी है उसमें लगभग 24 पाए जाते हैं। कितने, लगभग 24। और उनमें जो मेजर है, जो ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं वो है 7। और कहीं कहीं पर इसका जो नंबर है वो क्या मिलता है, 11 भी मिल जाता है। मेजर वैसे तो 7 है लेकिन कहीं कहीं पर इनका नंबर 11 मिल जाता है। और इसके अलावा जो बाकी बचे हुए हैं वो कौन से हैं, वो है हमारे ट्रेस एलिमेंट्स, ट्रेस मिनरल्स। ह्यूमन की बॉडी में, जो ह्यूमन बॉडी है उसमें मैक्सिमम जो धातु पाई जाती है वो कौन सी है, कैल्शियम। और यौगिक जो मैक्सिमम पाया जाता है वो है H2O। तत्व में फर्स्ट नंबर पर सबसे ज्यादा जो तत्व है वो है ऑक्सीजन, और सेकंड नंबर पर जो सबसे ज्यादा तत्व है वो है कार्बन। ये इनके चिन्ह हैं, ये आपको पता ही होगा। Ca मीन्स होता है कैल्शियम, O मीन्स होता है ऑक्सीजन, C मीन्स होता है कार्बन, H2O मीन्स वाटर, जल, और यहाँ पर है ये ऑक्सीजन। तो ये फैक्चुअल चीजें हैं, ये एग्जाम में आ सकती है, तो इनको भी आप याद कर लें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ जो मिनरल्स हैं उनके इम्पोर्टेंस हम देख लेते हैं। वैसे तो हम जैसे जैसे टॉपिक्स करेंगे, बायो के जो जो टॉपिक आते जाएंगे तो उनमें मिनरल्स के बारे में आपको जानकारी मिलती जाएगी और वहां पर उनका इम्पोर्टेंस भी आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर हम कुछ कुछ का देख लेते हैं, जैसे कि Ca कैल्शियम। कैल्शियम क्या होता है,
बोन और टीथ में हमने देखा कि ये फॉस्फेट के साथ मिलकर क्या बनाता है, कैल्शियम फॉस्फेट। ये है फॉस्फोरस, टी मीन्स है फॉस्फोरस। तो ये क्या करता है, बोन और टीथ को स्ट्रोंग करने में, उनको हेल्दी रखने में, उनको स्ट्रोंग मजबूत रखने में ये मदद करता है। कौन, कैल्शियम। इसके अलावा जब हम ब्लड क्लोट बनाते हैं, ब्लड क्लोट हमने बनाया था, रक्त का थक्का बनाया था जिसमें विटामिन के भी हमने देखा था, उसी में कैल्शियम भी हेल्प करता है ब्लड क्लोट बनाने में। इसके अलावा जब मैं ऐसे हाथ को कर रही हूँ तो यहाँ पर जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में ये हेल्प करता है। कौन, कैल्शियम। इसके बाद फॉस्फोरस हम देखेंगे। फॉस्फोरस बोन में कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है और ये क्या करता है, बोन को स्ट्रॉन्ग ये करता है। और एटीपी मैंने आपको बताया था, एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फॉस्फेट इसमें आ रहा है, मतलब इसमें क्या है, फॉस्फोरस इसमें है, तो एटीपी में भी ये पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कैल्शियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम। Na मीन्स क्या होता है, सोडियम, और K मीन्स क्या होता है, पोटेशियम। तो क्या होता है, ये जो सोडियम और पोटेशियम है वो नर्व वर्क करने में, जो हमारी तंत्रिका कोशिकाएं हैं, तंत्रिका कोशिकाएं क्या होती है, जो सूचनाओं को मस्तिष्क तक लेकर जाती है। हमारी पूरी बॉडी में क्या पाई जाती है, तंत्रिका कोशिकाएं। हर एक जगह पर तंत्रिका कोशिकाएं हैं और उन तंत्रिका कोशिकाओं से जो संदेश है वो संदेश बारी बारी से होकर मस्तिष्क तक जा सके, उसके लिए कौन हेल्प करता है, सोडियम और पोटेशियम। तो ये नर्व को वर्क करने में मदद करता है, नर्व अपना कार्य अच्छे से कर सके, उसमें मदद कौन करता है, सोडियम और पोटेशियम। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट कुछ फैक्ट्स थे, तो उन फैक्ट्स को भी हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। तो क्या है कि अगर हम मान लीजिए हमको कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है वो हमें देखनी है, और जो ऊर्जा हमें उनसे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, इन सब से, उसको हम किस में देखते हैं, किलो कैलोरी में हम देखते हैं। किस में देखते हैं, किलो कैलोरी में। ये क्या होती है, ये यूनिट होती है, इकाई होती है, किसकी, ऊर्जा की। ये है इकाई, किसकी इकाई है, ऊर्जा की। तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो है, 1 ग्राम अगर हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उसका जब ऑक्सीडेशन होगा, मतलब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होगा, उसका जब ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस जब हम पढ़ेंगे, जब हम श्वसन पढ़ लेंगे तब हमको ऑक्सीडेशन प्रोसेस समझ में आएगा। तो 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है उसका ऑक्सीडेशन जब होगा तो हमें कितनी ऊर्जा मिलेगी, उससे हमें ऊर्जा मिलेगी 4.2 किलो कैलोरी। फिर प्रोटीन का हम देखते हैं, 1 ग्राम प्रोटीन का जब ऑक्सीडेशन होगा तो उससे हमें ऊर्जा मिलेगी 4.3 किलो कैलोरी। फिर लिपिड का देखते हैं, लिपिड का 1 ग्राम लिपिड का जब ऑक्सीडेशन होगा तो उससे हमें ऊर्जा मिलेगी 9.2 किलो कैलोरी। सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें किससे मिल रही है, लिपिड से। लेकिन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट हम ज्यादा यूज लेते हैं, हमने देखा था कि 50 to 75% हमें ऊर्जा किससे लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट से, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट हमें क्या दे देता है, तुरंत ही, इसको लेते ही हमें एनर्जी दे देता है, ये तुरंत ही ऊर्जा दे देता है। कौन तुरंत ऊर्जा दे देता है, कार्बोहाइड्रेट। और लिपिड हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा दे देता है 9.2 किलो कैलोरी। अब हम आगे देखते हैं कि एक हेल्दी मेल और हेल्दी फीमेल को डे में कितने किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है।
तो मेल जो होता है उसको होती है 3500 किलो कैलोरी की आवश्यकता पर डे, और फीमेल जो होती है उसको होती है 2900 किलो कैलोरी की आवश्यकता पर डे में। ये कुछ फैक्ट्स हैं। और देखिए हमारे वेट के अकॉर्डिंग हमें कितना लेना चाहिए, ये जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड हमें वेट के अकॉर्डिंग कितना लेना चाहिए। तो अगर पर 5 ग्राम वेट पर 5 ग्राम लेना चाहिए हमें 1 किलोग्राम वेट पर। कितने पर? अगर 1 किलोग्राम वेट है तो 5 ग्राम लेना चाहिए। समझ में आया? और 1 किलोग्राम है तो हमें 1 ग्राम क्या लेना चाहिए? प्रोटीन और लिपिड। 1 किलोग्राम वेट है तो 1 ग्राम लिपिड। मीन्स पर किलोग्राम हमें कितने ग्राम ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड लेना है। तो पर किलोग्राम हमें 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना है, पर किलोग्राम 1 ग्राम लिपिड लेना है, पर किलोग्राम 1 ग्राम हमें प्रोटीन लेना है। इसके बाद हम देख लेते हैं BMI। BMI क्या होती है? इसको कहा जाता है बॉडी मास इंडेक्स। क्या है ये? हमारी जो बॉडी का वेट है वो हमारी हाइट के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हम मोटे तो नहीं है, पतले नहीं है, ओवरवेट नहीं है, अंडरवेट नहीं है, ओबेसिटी हमारे नहीं है। तो मेनली जो मोटापा है वो है या नहीं है उसको हम देखते हैं BMI से। ये सब आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो। आपका जो स्मार्टफोन है उसमें कैलकुलेटर का ऑप्शन है। कैलकुलेटर के ऑप्शन में आप ऊपर जो ऑप्शन देखोगे उसमें क्लिक करके आप देखोगे तो वहां पर एक BMI का ऑप्शन भी आता है, और वहां से आप आपकी BMI ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करनी है वो मैं बता देती हूँ। बॉडी मास इंडेक्स, इसमें क्या होता है, जो वेट होता है वो हमें किलोग्राम में लेना है, बटा हाइट मीटर में लेनी है, और उसका हमें स्क्वायर करना है। हाइट किस में लेनी है? मीटर में, और उसका हमें स्क्वायर करना है। वेट, जैसे किसी का वेट 50 है, किसी का वेट 56 है, किसी का 60 है, तो वो हमें यहाँ पर लिखना है, और हाइट हमें यहाँ पर लिखनी है। तो ये हमें लिखना है। फिर इसका वैल्यू अगर 18.5 से 25 के बीच में आ जाता है तो उसका वेट क्या है? वो है नॉर्मल वेट। 18.5 से और 25 के बीच में उसकी वैल्यू आ जाती है तो वो तो क्या है? नॉर्मल वेट। अगर क्या होता है, इससे अगर ज्यादा आ जाती है, 18.5 से और 25 से अगर ज्यादा वैल्यू आ जाती है तो वो क्या है? वो है ओवर वेट। और इनसे अगर कम वैल्यू आ जाती है तो वो क्या है? वो है अंडर वेट। और इसी में आगे चलकर क्या आ जाती है? इसी में आगे चलकर मोटापा हम उसे कह सकते हैं। तो 18.5 से 25 के बीच में अगर किसी का BMI आता है तो उसका वेट नॉर्मल है हाइट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हमने यहाँ पर देख लिया। अब एक देखते हैं हम रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर अपचाई शर्करा। अपचाई शर्करा क्या होती है? हमने पढ़े थे मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट में। तो वहां पर हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं कार्बोहाइड्रेट। अब ये जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन मैंने कहा, इसमें क्या है? अपचाई शर्कराओं में क्या होता है? रिड्यूसिंग शुगर में क्या होता है? ये जो एल्डिहाइड एल्डिहाइड और कीटोन जो ग्रुप है वो क्या होंगे? वो स्वतंत्र रूप में पाए जाएंगे, स्वतंत्र अवस्था में। मींस इस तरह का एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाएगा और कीटोन ग्रुप किस तरह का पाया जाएगा? इस तरह का, इस तरह का कीटोन ग्रुप पाया जाएगा। अगर ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं किसी भी मोनोसेकेराइड में, डाइसेकेराइड में, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है रिड्यूसिंग शुगर या अपचाई शर्करा। क्योंकि ये यहाँ पर स्वतंत्र अवस्था में है, इसीलिए ये क्या करते हैं? रिड्यूसिंग मीन्स दूसरे का तो करेंगे रिडक्शन,
दूसरे का क्या करेंगे, रिडक्शन, उसमें से ऑक्सीजन को हटा देंगे और खुद क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे। ये थोड़ा डीपली है, आपको ज्यादा इसमें डीपली नहीं जाना, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप एक बार देख लीजिए अगर प्री में कहीं पूछ लिया जाए तो उस पर्सपेक्टिव से। तो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, इसीलिए क्या करते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। कौन, एल्डिहाइड और कीटोन। हमारे जो मोनोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड, और हमारे जो मोनोसेकेराइड के अलावा हमारे क्या है, डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड, वो क्या है, वो है हमारे रिड्यूसिंग शुगर। ओनली क्या नहीं है इनमें, सुक्रोज इनमें नहीं है। मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड वो है रिड्यूसिंग शुगर है, लेकिन सुक्रोज जो है वो, जो कि एक डाइसेकेराइड है, वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, प्रोबायोटिक्स। नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या देखना है, प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारे लिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल होती है, कुछ हार्मफुल होती है। जैसे कि हार्मफुल में तो हमने अभी इतने सारे डिजीज पढ़ लिए, जैसे कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग, तो ये सब क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनमें से कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं और कुछ हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल। तो जो ये बेनिफिशियल वाले हैं वो क्या होते हैं, वो प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो कि जीवित अवस्था में हैं। जैसे कि हम जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तब हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें क्या पाया जाता है, उसमें पाया जाता है ई कोलाई। तो ई कोलाई क्या होगा, जो आंत्र में पाया जाता है वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, तो वो हमारे लिए एक तरह से इसका काम करेगा। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल हम देखें तो जैसे कि दही, दही में भी क्या पाए जाते हैं, बैक्टीरियाज उसमें पाए जाते हैं, लेकिन वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं क्या, वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, प्रोबायोटिक्स। तो यहाँ पर जो हमारा ये संतुलित भोजन का जो टॉपिक है, बैलेंस्ड डाइट का जो टॉपिक है, वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। और जैसे जैसे मेरे को और फैक्ट्स मिलते जाएंगे मैं इसमें ऐड करा दूंगी। ये बहुत सफिशिएंट मैटर है प्री के लिए, प्री में इसी से क्वेश्चन आने वाला है बैलेंस्ड डाइट में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, बैलेंस्ड डाइट हमारा हो गया, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो है सेल कोशिका। कोशिका क्या होती है, कोशिका जो है वो हमारे ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है, ह्यूमन बॉडी की संरचनात्मक, क्रियात्मक और जैविक इकाई होती है। देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, सेल, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ें। सेल को क्या कहा जाता है, कोशिका हिंदी में कहा जाता है। सेल को क्या कहा जाता है, कोशिका। अब ये कोशिका क्या होती है, पहले उसको देखने से पहले हम इस सेल को देख लेते हैं कि ये सेल जो वर्ड है वो किससे आया है। ये लैटिन वर्ड से आया है। सेल किससे आया है, लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द है एक सेल्यूला। लैटिन शब्द क्या है, एक सेल्यूला। सेल्यूला का मीन्स होता है एक बंद कमरा, एक बंद कमरा। लेकिन यहाँ पर हम ये बंद कमरा थोड़ी देखेंगे, हमको तो देखनी है सेल, जो कि है बायो से रिलेटेड, बायो से मतलब हमारी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड। तो हम सेल या कोशिका देखेंगे। कोशिका क्या होती है, देखिए आप, मैं यहाँ पर एक ह्यूमन बॉडी बना देती हूँ, यहाँ पर मैं एक बना देती हूँ ह्यूमन बॉडी।
अब क्या करते हैं, हम माइक्रोस्कोप लेते हैं। माइक्रोस्कोप से आप सभी परिचित होंगे कि वो जो बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं उनको भी हमें बड़ी दिखा देता है। माइक्रोस्कोप छोटी चीजों को भी हमें बड़ी दिखा देता है। तो हम क्या करते हैं, हम पूरी ह्यूमन बॉडी में से कोई सा भी पार्ट ले, कोई सा भी, हम यहाँ से कोई पार्ट ले, हम यहाँ से कोई पार्ट ले, हम यहाँ से कोई पार्ट ले, कोई सा भी पार्ट ले, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से एक छोटा सा पार्ट ले लिया और इस पार्ट को हमने किस में देखा, इसको हमने लगाया माइक्रोस्कोप के नीचे, माइक्रोस्कोप के नीचे। अब जब हमने इसको माइक्रोस्कोप में लगाया तो हमें क्या दिखता है, हमें कुछ इस तरीके की संरचना दिखती है, हमें कुछ इस तरीके की संरचना दिखती है। जब हमने ह्यूमन बॉडी का कोई भी पार्ट लिया तो हमको इस तरीके की संरचना दिखेगी। ये क्या है, देखिए इनमें से भी मैं क्या करती हूँ, इनमें से भी मैं ये एक जो स्ट्रक्चर है वो ले लेती हूँ। इसको मैंने यहां से निकाला और मैंने इसको यहां पर बना दिया। तो ये जो एक जो स्ट्रक्चर है इसकी, सब बड़ी ह्यूमन बॉडी मैंने ली, उसमें से भी मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया, छोटा सा पार्ट को मैंने माइक्रोस्कोप में देखा तो मुझे इस तरह की संरचना दिखी। इस तरह की संरचना में से भी मैं एक छोटा सा पार्ट ले लेती हूँ, उसका एक छोटा सा पार्ट ये मैंने ले लिया। ये जो छोटा सा पार्ट है जिसमें एक बिंदीनुमा संरचना आपको दिख रही है, ये क्या है, ये केंद्रक इसको कहते हैं। तो ये जो छोटा सा पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेल या कोशिका। सेल या कोशिका इसको कहा जाता है, क्योंकि क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर पूरी संरचना इसकी बनी हुई है। यहाँ से एक सेल को मैंने इतना बड़ा यहाँ से लिया और इस पूरी बॉडी में भी क्या है, सेल्स ही सेल्स हैं, छोटी छोटी इकाइयां हैं सेल्स की और उससे पूरी बॉडी बनी हुई है। तो ये क्या है, ये पूरी संरचना बना रही है, किसी भी ह्यूमन बॉडी की पूरी स्ट्रक्चर बना रही है। तो ये क्या है, सेल, सेल है हमारी संरचनात्मक इकाई, संरचनात्मक इकाई है, ये हमारी स्ट्रक्चरल यूनिट है, इंग्लिश में स्ट्रक्चरल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट है ये हमारी बॉडी की। अब क्या हो रहा है, सेल हमने निकाल ली, अब मैं सेल को दोबारा यहाँ पे बना देती हूँ। वो जो मैंने सेल निकाली वो मैंने यहाँ पर बना दी, ये है एक सेल, ठीक है। अब ये सेल क्या है, जब और भी सेल इससे ज्वाइंट हो जाएगी, ये मैंने एक सेल बना दी, इसी की जैसी एक और दूसरी, इसी की जैसी एक और दूसरी, ये दूसरी, इस तरह से मैंने एक गुच्छा टाइप का बना दिया। तो ये जो संरचना यहाँ पर बनी, सेल से सेल को मिलकर, एक से अधिक सेल मिलकर जो संरचना बनाती है उसको क्या कहा जाता है, टिश्यू इसको कहा जाता है। सेल से क्या बना, टिश्यू बना। अब ये जो टिश्यू है वो मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन यहाँ पर कोई सा भी हो सकता है, जैसे कि आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक हमने ले लिया, इंटेस्टाइन एक अलग ऑर्गन है, तो ये ऑर्गन हमने इससे बना लिए। सेल, सेल से सेल, सेल जब कनेक्ट हुई तो वहां पर बना टिश्यू, और टिश्यू से जब बहुत सारे टिश्यू कनेक्ट हुए तो उससे विभिन्न प्रकार के ऑर्गन बनते हैं, जैसे कि स्टमक, जैसे कि इंटेस्टाइन। अब ये जो ऑर्गन है ये मैंने अलग अलग लिखा है, इंटेस्टाइन एक अलग ऑर्गन है, स्टमक एक अलग ऑर्गन है। अब इनको मिलाकर हम एक संरचना जो बनाते हैं वो क्या है, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम इसको कहा जाता है। ये टिश्यू को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं उत्तक हिंदी में, इसको हम कहते हैं ऑर्गन, इसको हम कहते हैं अंग, और इसको कहा जाता है अंग तंत्र। तो देखिए अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, देखो इंटेस्टाइन अलग है, स्टमक अलग है, इन सबको हमने मिला दिया तो हमारा क्या बन जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम।
डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा बन जाएगा। तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा बना, ये क्या कर रहा है, हमारी बॉडी की क्रियाएं कर रहा है। ये मैंने एक सिस्टम बताया है आपको। ऐसे ही हमारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम जो हमने देखा था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सारे सिस्टम मिलकर हमारी बॉडी की सारी क्रियाओं को कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये हमारी बॉडी की क्रियाओं को कर रहे हैं। इसीलिए ये संरचनात्मक इकाई तो है ही, इसके अलावा ये क्या है, ये हमारी बॉडी की क्रियात्मक इकाई भी है। क्या है ये, क्रियात्मक इकाई। और इसके अलावा क्योंकि हम बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं, इसीलिए ये क्या है, एक जैविक इकाई है। जैविक इकाई तो क्या है, जो सेल है वो हमारी, हमने क्या 3 मेन पॉइंट निकाले यहां से, ये है हमारी मेन पॉइंट्स। आप देखें इसमें क्या है, ये है हमारी संरचनात्मक इकाई, ये है हमारी क्रियात्मक इकाई, ये है हमारी जैविक इकाई। क्रियात्मक इकाई को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको समझ में आ रहा होगा, दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बाइलिंगुअली पढ़ा रही हूँ। तो संरचनात्मक, क्रियात्मक और जैविक इकाई कौन सी है, हमारी सेल, कोशिका। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोशिका को किसने देखा होगा और किस तरीके से देखा होगा। सबसे पहले माइक्रोस्कोप थोड़ी बना था, माइक्रोस्कोप बनाने वाला एक वैज्ञानिक था। कौन भाई साहब आए, एक आए एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन आए, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ये जो भाई साहब हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमारे किया माइक्रोस्कोप का विकास। माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट इन्होंने किया, माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाया, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया। तो एक और भाई साहब थे, वो कौन थे, वो थे रॉबर्ट हुक। कौन थे, रॉबर्ट हुक। ये तो है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक जिन्होंने बनाया माइक्रोस्कोप। अब रॉबर्ट हुक को मिल गया माइक्रोस्कोप, तो इन्होंने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, जो पेड़ होता है उसकी छाल जो होती है, पेड़ की छाल को आप क्या समझिए, कॉर्क, उसको क्या कहा जाता है, कॉर्क। तो पेड़ की जो छाल है उसको कहा जाता है कॉर्क। कॉर्क को आप कैसे समझिए कि ये है किसी एक वृक्ष की छाल, कॉर्क। इन्होंने क्या किया, ये क्या है, कॉर्क क्या होती है, छाल क्या होती है, मृत होती है। ये मृत होती है, डेड होती है, ये लाइव थोड़ी होती है, जीवित नहीं होती है, ये छाल तो मृत होती है। तो एक पेड़ की, एक वृक्ष की छाल कॉर्क, कॉर्क को इन्होंने क्या किया, ये माइक्रोस्कोप लगाया उसमें, और माइक्रोस्कोप लगाया तो इनको भी, इनको कुछ इस तरीके की संरचना दिखी, उसके अंदर, कॉर्क के अंदर कुछ इस तरीके की संरचना दिखी। तो सबसे पहली बार कोशिका को किसने देखा, ये जो संरचनाएं दिखी, इसमें से एक संरचना को क्या कहा जाता है, सेल इन्होंने कहा। तो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, रॉबर्ट हुक को। क्या किया इन्होंने, कोशिका की खोज की। लेकिन इन्होंने क्या किया, कोशिका की खोज तो कर ली इन्होंने, लेकिन किस पर की, मृत कोशिका की खोज की। इन्होंने कोई लाइव जीवित कोशिका इन्होंने नहीं देखी। जो जीवित कोशिका है वो किसने देखी, जीवित कोशिका देखी हमारी ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक इन्होंने की जीवित कोशिका की खोज। जीवित कोशिका इन्होंने किसमें देखी, बैक्टीरिया, स्पर्म,
आरबीसी, बैक्टीरिया, स्पर्म, आरबीसी, इनकी जो सेल है वो इन्होंने देखी। ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, जो बैक्टीरिया, स्पर्म और आरबीसी जो है ये जीवित कोशिकाएं हैं। बैक्टीरिया जीवाणु, हम इतनी देर से देख रहे हैं कि बैक्टीरिया से रोग पैदा होते हैं। और स्पर्म मीन्स शुक्राणु, ये भी एक जीवित कोशिका है। आरबीसी भी एक जीवित कोशिका है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनको देखा तो मृत कोशिका तो किसने देखी, रॉबर्ट हुक ने। और जीवित कोशिका की खोज करने का श्रेय किसे जाता है, ल्यूवेनहॉक को। जीवित कोशिका के खोजकर्ता, जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है हमारे, ल्यूवेनहॉक। ठीक है, अब इनकी सन भी अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। 1665 में तो रॉबर्ट हुक ने, और 1672 में, 1672 ये इनकी सन है जब इन्होंने ये खोज की थी। तो ये हमने देखा किन किन वैज्ञानिकों ने कोशिका से रिलेटेड खोज की, तो वो हमने यहाँ पर देख लिए। अब हम क्या देखते हैं, हम आगे देखते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी हम देखते हैं, तो हम देखते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को इंग्लिश हिंदी में क्या कहा जाता है, कोशिका सिद्धांत। और ये कोशिका सिद्धांत दो साइंटिस्ट ने दिया था, उनका नाम था श्वान और श्लीडेन। क्या नाम था, श्वान और श्लीडेन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि जो जीव है उसका शरीर किससे मिलकर बना होता है, सभी जीव सेल्स से बने हुए होते हैं। इन्होंने क्या बताया, पहले तो ये बड़ी बात थी कि इन्होंने बताया कि सभी जीवों का शरीर सेल्स से बना हुआ होता है। इन्होंने बताया जो सभी जीव है वो किससे बने हुए होते हैं, सेल्स से बने हुए होते हैं। फिर नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया, नेक्स्ट इन्होंने बताया कि ये जो कोशिका है, सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हमारी कौन है, सेल है। थर्ड इन्होंने क्या बताया, थर्ड इन्होंने नहीं बताया। थर्ड जो पॉइंट इसमें ऐड किया वो एक साइंटिस्ट है, रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो, उन्होंने क्या बताया, जो ये सेल्स हैं, सेल्स एक नष्ट भी होती है तो दूसरी सेल भी बनती है। तो इन्होंने बताया कि ये जो दूसरी सेल है वो कैसे बनती है, दूसरी सेल अलग से ही उत्पन्न होती है या फिर इन्हीं सेल से बनती है। तो उन्होंने बताया कि जो ये नई कोशिकाएं बनती है, नई कोशिका जो बनती है वो किससे बनती है, पुरानी कोशिकाओं से। नई कोशिका किससे बनती है, पुरानी कोशिकाओं से। कैसे बनती है, सेल डिवीजन के थ्रू। ये भी हम पढ़ेंगे आगे। जैसे कि ये कोई कोशिका है और इससे हमें नई कोशिका बनानी है तो कैसे बनेगी, ये डिवाइड होगी और डिवाइड होके ये क्या बना देगी, दो नई सेल बना देगी। तो जो रुडोल्फ विर्चो ने क्या बताया कि जो नई कोशिका है वो किससे बनती है, पुरानी कोशिकाओं से मिलकर ही क्या बनती है, हमारी नई कोशिका। ये हमने सेल थ्योरी देख ली। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, सेल के आधार पर जीव। कोई भी जीव है, ये हमने एक जीव ले लिया, इसमें सेल हम अलग अलग बनाएंगे। मान लो कोई किसी जीव का शरीर केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना हुआ है, ओनली वन सेल प्रेजेंट इन हिज पूरी, उसकी पूरी बॉडी में क्या है, एक ही सेल प्रेजेंट है। किसी जीव का शरीर, कोई जीव का शरीर है वो केवल एक सेल से मिलकर बना है, और यही जो सेल है, यही एक ही सेल, ओनली वन सेल, इसी का जो भी सारी क्रियाएं हैं, पाचन, श्वसन जो भी है,
उत्सर्जन, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जो भी इसको जीवित रहने के लिए जो भी क्रियाएं करनी है इस सेल को, वो केवल ये एक ही सेल करेगी। पाचन, श्वसन सभी क्रियाएं कौन करती है? ये एक ही सेल करेगी। और इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। क्या कहेंगे इसको हम? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मीन्स क्या होगा? यूनि मीन्स होता है वन। यूनि मीन्स क्या होता है? एक होता है। और सेल्यूलर मीन्स सेल। ऑर्गेनिज्म मीन्स कोई जीव, एक कोशिकीय जीव। क्या है इसका मीन? एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव। लिख लेना आप इसको सही से, थोड़ा सा कट गया है ये। तो एक कोशिकीय जीव किसको कहा जाता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको कहा जाता है? जिसमें क्या पाई जाती है? एक ही कोशिका पाई जाती है। और कुछ जो जीव है उनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, जैसे कि हमने अभी ह्यूमन में देखा, उनका शरीर एक से ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। एक ही सेल नहीं होती उनकी, इसमें तो केवल एक सेल से मिलकर बना हुआ है। इसमें एक से ज्यादा कोशिकाओं से अगर किसी का शरीर है जो मिलकर बना हुआ होता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म उसको कहा जाता है। मल्टी सेल्यूलर मीन्स, मल्टी मीन्स ज्यादा, एक से ज्यादा। आप देख लीजिए, सेल्यूलर मीन्स वही सेल, और ऑर्गेनिज्म मीन्स जीव। और हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? बहुकोशिकीय जीव। हिंदी में इसे कहा जाता है बहुकोशिकीय जीव। और इसके एग्जाम्पल, दोनों के एग्जाम्पल हमें देखने हो, इसके एग्जाम्पल हम यहाँ देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? याद कीजिए, मैंने आपको बता दिए हैं पहले। कौन से हैं? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। तो क्या है इसके एग्जाम्पल? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। और इसके एग्जाम्पल तो आपको बताने ही हैं, ये तो आपको आते ही हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन, एनिमल्स जो भी हैं, ह्यूमन, एनिमल्स जो भी आप आपके आसपास देखते हो, वो कौन सी ऑर्गेनिज्म है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो ये हमने देखी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव के बारे में। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट हम जो ये हमने सेल देखी है, हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है सेल। एक इस तरह की संरचना, इस सेल के बारे में हमें डिटेल में स्टडी करनी है। ये सेल जो है ये आपको इतनी सी दिख रही है, लेकिन इसमें है बहुत सारी चीजें, इसमें है बहुत सारी चीजें। क्या है? बहुत सारी चीजें। इसके ऊपर आपको एक गोल सी जो आवरण इसको दिख रहा है उसे क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन। इसके बीच में जो ये मैंने पिंक कलर का बनाया है वो है न्यूक्लियस। इसके चारों तरफ मैंने जो ये डॉट डॉट में बनाया है वो है सेल ऑर्गेनेल्स। तो हमको सेल के अंदर क्या क्या स्टडी करना है? इसकी आउटर मेम्ब्रेन के बारे में हमें स्टडी करना है। इसके अंदर जो ये पदार्थ है वो क्या है, कौन से है? माइटोकॉन्ड्रिया इसमें होता है, तारक काय इसमें होता है, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, और इसमें क्या होता है? और न्यूक्लियस होता है, लाइसोसोम इसमें होता है, वैक्यूल इसमें होता है। तो ये जो छोटी सी सेल है यही आपकी आगे की क्लासों में चलने वाली है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू। आप इन सबको रिवाइज करके आए।